की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन बुढ़ापा ना आए। लेकिन सच तो यह है कि उम्र का धागा कब और कैसे खुल जाता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, जिंदगी का सफर होता ही कुछ ऐसा है। जवानी तो किसी तरह से कट जाती है, मगर वृद्धावस्था मुसीबत बनकर आती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों आए दिनों बुजुर्गों को समाज में दया के भाव से देखा जाता है। बता दें कि एक ऐसा पड़ाव होता है जब एक ही झटके में मन कभी बुजुर्गियत की करीब पहुंच जाता है तो कभी बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ये भी सच है कि उम्र के इस पड़ाव में शरीर कमजोर हो जाता है, बोलने में परेशानी, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, साथ ही पाचन भी यहाँ पर सही नहीं रहता। उससे भी संबंधित कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। बहरहाल दोस्तों, बुढ़ापा आना एक स्वाभाविक परिवर्तन है। इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसे संभाला जा सकता है? संभाला जा सकता है तो कैसे? इन्हीं विषयों पर आधारित है आज का हमारा ये कार्यक्रम। हेल्दी एजिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। विषय क्या है आज के अंक का, बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम का विषय है ढलती उम्र को कैसे रखें स्वस्थ और मस्त। जी हाँ, ढलती उम्र में कैसे रहें हम स्वस्थ और मस्त, आज के कार्यक्रम का यही विषय है। कुछ जानना चाहते हैं आप, कुछ पूछना चाहते हैं आप, समस्या है कोई, तो आप बेझिझक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करेंगे, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आपकी समस्याएं जो भी हैं वो हम सुनेंगे, उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। बता दें आपको कि आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ देश के दो बड़े विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर बृजभूषण अग्रवाल जी। बता दें आपको कि आप आयुर्वेद और योगा के विशेषज्ञ हैं, साथ ही सर गंगाराम अस्पताल में लेप्रोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जन भी हैं। आपसे हम ओल्ड एज में पाचन तंत्र की समस्याओं के अलावा साथ ही समझेंगे कि वृद्धावस्था को किस तरह से बेहतर और सरल बनाया जा सकता है। दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, डॉक्टर मीनाक्षी पांडे। बता दें आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ढलती उम्र में महिलाओं के स्वास्थ्य पर किस तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं वो सतर्क रह सकती हैं। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं कि किस तरह के बदलाव होते हैं उम्र बढ़ने के साथ और क्या होता है वृद्धावस्था का दौर। आइए नजर डालें एक खास रिपोर्ट पर। रेलमपेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बची खुची जिंदगी किसी तरह कट ही जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी ही गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटें बदलती रहती है।
हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं। बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं। शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि की धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है। और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कपाती हाथें ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को, अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि ये शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल, टोंड, दूध, अंडे से प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं, जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे जरूरत है बेहतर ढंग से जीने की। आइए हमारे बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और आपको फिर से याद दिला दें, आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं हम। टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको दे दी गई है, लेकिन समय समय पर टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन पर कॉल कीजिए, अपनी समस्याएं हमसे साझा कीजिए। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं इस वक्त स्टूडियो में पूरे 1 घंटे के लिए आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा डॉक्टर अग्रवाल, जिसको सुहाता है बुढ़ापा, वो मतलब मुस्कुराता है, वो उसी को सुहाता है बुढ़ापा, बात कही गई है। लेकिन आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, अरे बुढ़ापा आ रहा है, अब ये परेशानी होगी, अब ये परेशानी होगी। वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से ज्यादा पहले मतलब बुजुर्गियत की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल ठीक कहा, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक हमारी जो सोच है जी, ये उस पर निर्भर करता है कि हम जीवन को कैसे लेते हैं। जैसा मिश्रा जी ने कहा कि उम्र का ढलना निश्चित है, उसको संभाला जा सकता है। जैसा कि युधिष्ठिर से यक्ष ने यक्ष प्रश्न पूछा था कि शाश्वत सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही जवाब दिया था कि उम्र का ढलना और फिर जीवन के दूसरे क्रम में जाना है, दूसरी योनि में जाना। तो हम इसको संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं अपनी मानसिक उससे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद और योग एक मॉडर्न विज्ञान का ही पार्ट है। हमें सिर्फ उसको मॉडर्न तरीकों से स्टडी करना है। जो हमारी पारंपरिक शैली है, जो पारंपरिक हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे जीवन के ढलान को, जिसे मैं ढलान नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी मरीज को ये नहीं करो कि ये 60 साल ओल्ड मैन, इट्स ए जेंटलमैन, आप उसे मैच्योर, बल्कि उम्र के बढ़ाव से आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी मानसिक विकास हो रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव रूप से देखें। जैसा कि अदिति जी ने कहा कि आप एक ही क्षण में बच्चा बन जाते हैं, एक ही क्षण में
अपने आप को बुजुर्ग महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्वालिटी है, ये हर उम्र में नहीं होती कि आप अपने आप को ढाल सकते हैं जी। तो अगर मन को हम इसी तरह से ढालेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तो पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। बिल्कुल। और ये सकारात्मकता हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार भी साबित होगी। बिल्कुल, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और करीब से जानेंगे कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से। लेकिन आज के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से किशन लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, किशन लाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे पेशाब साफ तरीके से नहीं होती। और ये समस्या कब से है? मैम 2007 से। उम्र कितनी है आपकी? 40। 40 के हैं और यहाँ पर समस्या है यूरिन की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ पूछना पेशाब चाहेंगे? ठीक से नहीं होती, खुल के नहीं होती। आप किशन जी एक महिला हैं और 40 वर्ष की हैं, तो आपका मासिक धर्म आता होगा। अगर पेशाब की कोई समस्या है तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारे शरीर में पेशाब नहीं बन रहा है, यानी हम पानी कम पीते हैं जी। और अगर हम पानी ठीक पीते हैं तो क्या हमारे गुर्दे पेशाब नहीं बना रहे, क्या गुर्दे में कोई रोग है? और तीसरा, क्या गुर्दे पेशाब बना रहे हैं और वो बाहर निकल नहीं रहा? तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको ये देखना है, क्या आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर जी। या और पेशाब में जलन होना, पेशाब करते हुए बार बार पेशाब आना और उठने के बाद लगना मेरे को दोबारा आएगा, या फिर रात को सोते हुए पेशाब आना, इसका मतलब आपके पेशाब की थैली के मुंह पर वो रास्ता सिकुड़ रहा है। जैसे आदमियों में प्रोस्टेट होता है, फीमेल्स में हार्मोन्स की कमी से यूरिन पाइप का मुंह सिकुड़ जाता है। तो आप किसी स्त्री विशेषज्ञ को भी दिखा सकते हैं और एक आम चिकित्सक को भी दिखा सकते हैं। सर, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, थायराइड है। बीपी अगर है तो उसको कंट्रोल में रखना, उसका नियमित पालन करना दवाई का बहुत जरूरी है जी। ऐसे ही थायराइड है, अगर थायराइड आपका कंट्रोल में नहीं है तो आपका वजन बढ़ेगा, आपको कब्जी होगी, आपको पेशाब की थैली काम नहीं करेगी जी। ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर हम इसको कंट्रोल मतलब नहीं ये करते हैं। सब लिंक्ड है। हमारा शरीर एक पूरा मशीन है जिसके कोई भी एक पुर्जा काम ठीक से नहीं करेगा तो दूसरे पे असर पड़ेगा ही दूसरा पड़ेगा पुर्जा ज्यादा घिसेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है या उसमें किसी तरह का मतलब कोई गांठ आई हो बच्चेदानी में? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी बच्चेदानी की गांठ थोड़ी साइज में बड़ी होने पर वो पेशाब की थैली पर प्रेशर डाल रही हो, जिसके कारण पेशाब में रुकावट आ रही है। तो एक बार बेहतर होगा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लें और जैसे सर ने बताया एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए ताकि आपको एक बार प्रॉपर तरीके से जांच हो आपकी और उसके अनुसार हम चिकित्सा कर सकें। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडे, आपके पास से आना चाहेंगे। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चलकर हमारा जो हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल है, हमारी जो बढ़ती हुई उम्र है, वो भी हम काफ़ी अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम अगर दौर में देखें तो लोग 40 की उम्र में ही ज़्यादा बूढ़े लगने लगे हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 60 की उम्र में भी बहुत जवान लगते हैं। तो इसके पीछे क्या हम वजह मान सकते हैं? देखिए, अगर हम महिलाओं से रिलेट करें तो क्योंकि आजकल सारी लेडीज वर्किंग हैं, तो वर्किंग होने से उनका खान पान सही नहीं है बिल्कुल। और जो काम भी है तो कंप्यूटर है या कुछ सिटिंग मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जा रही है, तो उस कारण कोई एक्सरसाइज नहीं, खान पान का समय सही नहीं, खान पान मतलब एक ताज़ा जो हमें भोजन करना चाहिए और हर तरह का आहार होना चाहिए, सब्जी होनी है, रोटी है, दाल है, सब कुछ होना, वो सब नहीं होने से कई महिलाओं में देखा जा रहा है कि वो प्री मैच्योर मेनोपॉज में जा रही हैं। मतलब 40 से पहले ही उनमें मासिक धर्म में परिवर्तन आ रहा है, महीना देर से हो रहा है और धीरे धीरे जो इरिटेबिलिटी, जो प्री मैच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, जैसे बहुत चिड़चिड़ापन आना या फिर बहुत हॉट फ्लशेज होते हैं, मतलब चेहरे पे बहुत पसीना आना और चित्त उद्वेग, हर बात पे गुस्सा आना, ये सब शुरू हो गया है। तो अगर हमें प्री मैच्योर मेनोपॉज नहीं चाहिए और एक समय से, मतलब जैसे सर ने बताया कि प्राकृत चेंज है ये, मतलब हर महिला या हर पुरुष एक समय के बाद वृद्धावस्था में जाते हैं। जैसे स्त्रियों के लिए 50 वर्ष कहा गया है, तो वो प्राकृत तब होगा जब आपके आहार विहार में उस तरह के खान पान में चेंजेस होंगे, उस तरह का योग, प्राणायाम
और जैसे जो हमारी स्ट्रेस की लाइफस्टाइल है उससे थोड़ा हमें हटकर मेडिटेशन करना, स्ट्रेस से अपने आप को दूर करना, तो ये जो प्राकृत वृद्धावस्था है उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कई ऐसे औषध भी बनाए गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में जरा अवस्था या वृद्धावस्था में कुछ रसायन औषधियां बताई गई हैं, जैसे शतावरी है, बला है, यष्टि मधु, इनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे फाइटो इस्ट्रोजेंस है, मतलब प्लांट डिराइव्ड इस्ट्रोजन, क्योंकि महिलाओं में इस समय इस्ट्रोजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो फाइटो इस्ट्रोजेंस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई द्रव्य कई दालों में है, सोयाबीन में है। और महिलाएं अक्सर करती यही है ना कि अपने ऊपर ध्यान ना देकर अपने परिवार वालों पर ज्यादा ध्यान देती हैं कि उनका खान पान अच्छा रहे, अपना थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका शरीर, आपका जीवन भी उतना ही अहम है जितना आपके परिवार वालों का है। तो ऐसे में बिल्कुल अपने आप को नजरअंदाज नहीं करिए। बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, प्रमोद जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप प्रमोद जी? आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा मुझसे बात कीजिए। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए प्रमोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है कि मैं रात को मुझे 5-6 बार पेशाब होने जाना पड़ा है। जी, तो ये रोजाना होता है या अभी हाल फिलहाल में हुआ है किसी समस्या के कारण? ये आपको रोजाना होता है या अभी हाल फिलहाल में किसी समस्या? रोजाना हुआ तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल, क्या डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई और कारण? नमस्कार प्रमोद जी, आपको आपकी जो समस्या है, जैसा अदिति जी ने कहा, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। डायबिटीज़ भी हो सकता है, लेकिन आदमी लोगों में प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि का बढ़ जाना एक कारण होता है। और जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा और जैसा हम देखते हैं, अगर हम 1000 साल पहले देखें तो हमारे बुजुर्ग जो हैं 100 साल से भी ज़्यादा जीवित रहते थे। 1947 में इंडिया में औसतन जीवन समय जो था वो 39-40 साल से कम था और आज वो 70 साल के आसपास है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि हमें ये सकारात्मक रहना है कि अगर हमारे पीछे को आगे कोई खड़ा है तो पीछे भी कोई खड़ा है, तो पॉजिटिव रहे। और प्रोस्टेट ग्रंथि का पहले ज़माने में ऑपरेशन एक अवश्य माना जाता था, लेकिन अगर आप योगा और आयुर्वेद के विज्ञान और ज्ञान से चलेंगे, जैसे समय से खाना खाना, सुबह सूर्योदय के समय खाना खाएं और शाम को सूर्यास्त के समय खाना खा लें, और सोने से करीब 2-3 घंटा पहले कुछ ना खाएं ना पिएं, तो आपका जो शरीर में पेशाब बनना है, गुर्दे ने फिल्टर करना है, छन्नी की तरह का गंदगी को छानना है और पेशाब बना के बाहर निकालना है, वो सारा काम आपका शाम सूर्यास्त तक हो जाए। उसके बाद सोने से पहले 2-3 घंटे में जितना पेशाब बने वो आप कर लें, तो आप रात को इस समस्या से थोड़ा सा आपका निवारण हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि आप एक विषय किसी भी सामान्य चिकित्सक को दिखा के अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर और कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ तो नहीं रही, ये चेक करा लें। और कभी भी ग्रंथि प्रोस्टेट बढ़ने से ये ना सोचें कि ऑपरेशन ही होगा, जैसा 20-25 साल पहले होता था। आप जीवन शैली के परिवर्तन से शाम को भोजन जल्दी करें, सोने से 3 घंटा पहले कुछ ना पिएं, तो आप इससे थोड़ा ठीक रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आपकी सेहत को बिल्कुल अच्छा बना सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ी सी बात यहाँ पर पाचन तंत्र की कर लेते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कर लेते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल, आज के समय की बात करें तो हर उम्र में 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा मिलेगा ही जिसको डाइजेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम हो, और ये समस्या सबसे ज्यादा हम बुजुर्गों में देखते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पुराना पारंपरिक ज्ञान कहता है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है जी। पश्चिमी सभ्यता में हिपोक्रेटिस ने भी कहा कि डेथ लाइज इन इंटेस्टाइन, या मृत्यु का कारण जो है अंतड़ियों में है जी। तो हम अपनी पारंपरिक ज्ञान को हमेशा नीचा देखते और सोचते आए हैं जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल में 3 नोबेल प्राइज मिले हैं। मैं बताता हूँ। पहला मिला कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल है जो नाइट्रोजन से बनता है जी। वो अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो हमारी हृदय गति, हृदय की ताकत और हमारे पेशाब और मोशन पखाना करने के सिस्टम और हाजमा सब तंदुरुस्त रह सकता है जी। दूसरा नोबेल प्राइज मिला रिसेंटली 2016 या 17 में कि
सर्केडियन रिदम, मतलब सर्केडियन रिदम कहते हैं सूर्यों के साथ उठना और सूर्य के साथ ढलना। अगर हम इस जीवन शैली को मानेंगे तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र और बाकी तंत्र, सारी मशीन के पुर्जे अच्छे से काम करेंगे। और तीसरा नोबेल प्राइज उसके बाद जापानीज को एक को मिला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप कैंसर से भी लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर ठीक हो जाएगा, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आयुर्वेद ने कह दिया कैंसर ठीक हो जाएगा, वो नहीं, आप उससे लड़ सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप 2 भोजन के बीच में अंतराल को थोड़ा बढ़ाएं। तो सूर्योदय पे और सूर्यास्त पे अगर खाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड जिन खानों में होता है, जो अदिति जी ने पहले बताया, दालें वगैरह खाएंगे और जो है अपना समय से जीवन का वो करेंगे तो पाचन तंत्र आपका बहुत अच्छा रह सकता है। जी बिल्कुल, तो आपको अपने पाचन तंत्र को यहाँ पर मजबूत बना के रखना है, अच्छा बना के रखना है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त जगदीश जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। लगता है किसी तकनीकी समस्या के चलते इनका फोन कट गया है। कोई बात नहीं जगदीश जी, आप दोबारा से यहाँ पर कॉल कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर पांडे, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे हमारी महिलाओं की, महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं कोई भी समस्या हो, तब पता चलता है जब लास्ट स्टेज पहुंच जाता है, चाहे वो बात हमारी ब्रेस्ट कैंसर की हो, कोई भी बीमारी की हो, जब समस्या काफी बढ़ जाती है ना, तब वो घर वालों का से भी जिक्र करती हैं यहाँ पर कि अब हो रहा है दिक्कत, अब डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे में हमारी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अदिति जी, आप एकदम सही बता रहे हैं कि महिलाएं ज्यादातर परिवार को अपने देखती हैं और अपने आप को दुर्लक्ष्य करती हैं, तो ये हमें नहीं करना है। दूसरी चीज़, हर बार ऐसा होता है कि महिलाएं क्योंकि अपने स्वास्थ्य को दुर्लक्ष्य करती हैं, वो हमेशा किसी भी बीमारी के लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच पाती हैं। तो कुछ ऐसे मतलब हम अपना जीवन शैली एक तो सही कर रखना हमें ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर महिला खुद स्वस्थ रहेगी तो वो अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकती है, पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो हमें इस महिलाओं को इसलिए अपने आप को अच्छा रखना है क्योंकि वो घर का, आगे के लोगों का मतलब अच्छे से पोषण करा सके। दूसरी चीज़, कई बार होता है कि महिलाएं जैसे शुरुआत से ही, एडोलेसेंट टाइम से ही फीमेल्स अपने आप को अच्छे से केयर ना करने से बाद में जो उनको बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर पैदा होते हैं और उनका भी जो डिलीवरी वगैरह का समय होता है वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी वाला रहता है। तो उसके कारण भी आगे जाकर उन्हें जो रजोनिवृत्ति के काल में भी, यानी वृद्धावस्था में जब मेनोपॉज में जाती हैं, तो वो भी फेज़ उनका डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो शुरुआत उनकी मतलब शुरुआत से ही उन्होंने गलतियां की है, इसलिए ये भोगना पड़ता है उन्हें। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान देना है। और जैसे कोई छोटी बीमारी है, जैसे छाती में एक छोटी सी भी गांठ लग रही है, तो उसको चेक करने का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। तो उसका एक तरीका है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, टीवी में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, और उसको फॉलो करके अगर छोटी सी गांठ है तो समय से बताना। या कोई भी तकलीफ है, जैसे महीना मासिक धर्म में ऐसा होता है, कई महिलाएं 2-2 महीना मासिक धर्म चल रहा है, लेकिन जब तक वो एकदम हीमोग्लोबिन फॉल ना कर जाए, एकदम सीवियर एनीमिया ना हो जाए, तब तक हमें दिखाने नहीं आती हैं। जब आती हैं तो 3 या 4 हीमोग्लोबिन होता है। तो वो सब चीज़ हमें नहीं करना है। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, महिला का अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो पूरे घर का स्वास्थ्य सही रहेगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल सतर्क रहना है। डॉक्टर अग्रवाल, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद। हमें, क्योंकि ये आयुर्वेद और योग पे कार्यक्रम है जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार है जी। हमारी संस्कृति इकलौती ऐसी संस्कृति है जिसमें नारी को भी ईश्वर के बराबर स्थान दिया गया है। किसी और संस्कृति में नारी को ईश्वर के बराबर नहीं रखा गया। इंग्लिश में कहें तो आर्स इज द ओनली सिविलाइजेशन वेयर फीमेल हैज बीन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ डिवाइन। जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा, अगर हम नारी अपना ख्याल रखेगी तो पूरे परिवार स्वस्थ रहेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि हमारी आयरन की कमी हो जाती है, तो इसका मूल कारण क्या रहा? सभ्यता का परिवर्तन। हमने एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अगर हम लोहे के बर्तन में लोहे के करछे से खाना बनाएंगे तो पहले 10 बच्चे के बाद भी औरत को हीमोग्लोबिन कम नहीं होता था। तो हमें एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन तो कार्सिनोजेनिक है, उनसे कैंसर होता है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो आयरन की कमी नहीं होगी। और दूसरा, हमें भोजन को
स्टोर करके नहीं खाना है कि फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जैसे वो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात थी, हमारे शरीर में 2 तरह के कीटाणु होते हैं, अच्छे कीटाणु और बुरे कीटाणु। बुरे कीटाणु बीमारी करते हैं, अच्छे कीटाणु जो प्रोबायोटिक होते हैं वो हमारे ताजा बने हुए दही में या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में, जैसे साफ सुथरा अचार है, अगर हमारे पेट में ताजा कीटाणु होंगे जिन्हें प्रोबायोटिक कहते हैं, फाइबर होगा, इसबगोल जैसे है, और हम ताजा दही रोज सुबह खाली पेट खा लेंगे, तो हम बहुत, मैं परसेंटेज नहीं देना चाहूँगा क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऑलमोस्ट 80% बीमारियों से आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। प्रोबायोटिक्स का होना शरीर में, लोहे के बर्तन में खाना पकाना, रखा हुआ खाना ना खाना और साफ सुथरा हाथ धो के खाना खाना, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बनाए रखने में हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से रघुवीर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो, रघुवीर जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो रघुवीर जी, आपको हमारी आवाज शायद मिल नहीं पा रही है और आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यही समस्या होती है जब नेटवर्क एरिया में आकर आप बात नहीं करते हैं। नेटवर्क एरिया में आकर आप बात कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, आपकी समस्या हम सुनेंगे और उसका समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान क्रेडिट कार्ड, खुशहाल किसान, तरक्की की राह आसान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है किसान क्रेडिट कार्ड। पाइए 1.6 लाख तक बिना कोलैटरल के ऋण रुपे कार्ड के माध्यम से। 3 लाख रुपए तक की सीमा हेतु कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं, सिर्फ 7% ब्याज दर के साथ। सभी शाखाओं में उपलब्ध। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ढलती उम्र में कैसे रहें हम स्वस्थ और मस्त। आपके पास कोई सवाल है, आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। आपकी समस्याएं हम सुनेंगे और समाधान हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बता दें, हमारे कई जो दर्शक हैं वो हमें ईमेल भी करते हैं और ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। और एक ऐसी ही एक ईमेल मेरे पास आ गई है जिसमें मैं शामिल करना चाहूंगी और ये भेजी है भोपाल से जीवन सिंह राठौर ने। डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि खाली पेट गैस की दवा भी खाता हूं, फिर भी गैस दिल की तरफ अटैक करती है, क्या कुछ उपचार है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ओपीडी में पेशेंट होते हैं सबको कहीं ना कहीं गैस की समस्या होती है। तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा तंत्र नहीं है या ऐसी बीमारी नहीं होती है जिससे हमारे पेट में गैस बन सके। जी। जो भी हमारे पेट में गैस जाती है वो हमारे मुंह से और खाने की नली से होते हुए पेट में जाती है। जी। भगवान ने हमें गैस लेने के लिए सांस की नली बनाई है, जिसके सामने जैसे सांस की नली है तो उसके आगे खाने की नली है। जी। तो अगर हम खाने में गैस सटकेंगे तो हमारे को गैस बनेगी। तो उसका क्या तरीका है कि आप भोजन करते वक्त मुंह बंद रखें और मुंह बंद करके चबा चबा के खाएं और भोजन करते वक्त किसी से बात ना करें ताकि मुंह में गैस हवा ना जाए, और भोजन करते वक्त टीवी ना देखें, अखबार ना पढ़े। मतलब ये है कि भोजन जब कर रहे हैं तो गैस नहीं, हवा नहीं सटकनी है, तो मुंह बंद करके चबा चबा के खाना खाना है और गले से जब नीचे खाना उतरे तो खाना बिल्कुल पानी की तरह पतला होना चाहिए।
तो हमें एकदम नहीं सटकना है, क्योंकि हम सटकते हैं तो हम गैस को भी सटक जाते हैं, हवा को भी सटक जाते हैं। आपके सवाल पे आता हूँ कि आपकी गैस हार्ट की तरफ अटैक करती है, तो हमारा हार्ट जो है वो यहाँ होता है और खाने की पाइप जो है गले से या ऐसे जा रही है। तो जब भी गैस पेट में हम ज्यादा सटक जाएंगे, यहाँ से फूलेगी, तो वो इधर कोई खिंचाव मारेगा जी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, सारे डॉक्टरों की क्लिनिक पे ये भीड़ लगी हुई है, गैस की दवाई खाते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। आप खाना मुंह बंद करके चबा चबा के खाएं और सुबह उठ के अपने पेट में प्रोबायोटिक जो अच्छे कीटाणु हैं वो भर लें। जो मैंने सुबह उठ के दही ताजा जमी हुई खा ले, और हो सके तो उसके साथ एक आध चम्मच इसबगोल, क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं उनको एक स्कैफोल्डिंग चाहिए। जैसे हम घर बनाते हैं तो सरिया का लेंटर बांधते हैं और उसके ऊपर फिर सीमेंट डालते हैं, तो मजबूती जब वो सूख जाती है तब आती है। तो जो सरिया का लेंटर है वो फाइबर है, जैसे सलाद है, हरी सब्जियां हैं, और प्रोबायोटिक जो है वो दही से आता है। अगर आप पेट में ये डाल लेंगे तो सारा दिन वो पेट की पूरी अंतड़ियों की जो सतह है उस पे अच्छे कीटाणु चिपक जाएंगे, वो बुरे कीटाणु को घर ही नहीं बनाने देंगे। जैसे आप बॉर्डर पे अपने फौजी खड़ा कर दें तो टेररिस्ट और विदेशी दुश्मन फौजी आ ही नहीं सकता। तो आप अपना जो पाचन तंत्र की बॉर्डर है उस पे दही की परत जम जाएगी, तो आपको ना गैस बनेगी ना कुछ होगा, बशर्ते आप मुंह बंद करके चबा चबा के खाना खाएं, खाने में बात ना करें, टीवी ना देखें, अखबार ना पढ़ें। बिल्कुल, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। बढ़ते हैं आगे। कानपुर से गीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, क्या है उनका सवाल, आइए जान लेते हैं। हेलो, चैनल में कॉल कर। हेलो हेलो, लगता है इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आज समस्या काफी हो रही है कि लोग हमें कॉल कर रहे हैं और उनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, नेटवर्क एरिया में आकर कॉल कीजिए, आपसे हम जरूर बात करेंगे और आपकी समस्याएं जानकर समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी पांडे का अब मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। मेनोपॉज की अब हम बात करते हैं। ग्रामीण महिलाओं हैं चाहे शहरी महिलाएं हैं, ये समस्या तो सबको ही होती है। तो ऐसे में मेनोपॉज के बाद किस तरह से स्वास्थ्य चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने? मेनोपॉज देखिए, ऐसे तो ये एक स्वाभाविक परिवर्तन है शरीर में, लेकिन अगर हमने इस दौरान मतलब उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, जैसे उस समय जैसा आहार चाहिए, जब भी हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो आयुर्वेद में बताया गया है जैसे कि इसको एक सामान्य परिवर्तन आप मानिए, पर इसमें ये बात ध्यान रखना है कि इस समय ये जो काल है वो वात दोष का काल है। तो जब भी शरीर में वायु दोष का प्राबल्य रहता है तो वात का कार्य जो होता है वो क्या है कि वो रुक्ष होता है, लघु होता है, थोड़ा खर होता है, तो बॉडी में वैसे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे बहुत ड्राइनेस आ जाएगी स्किन में। और जो जननांग है स्त्रियों में, जैसे आप कह रहे हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती है, मानसिक भी, शारीरिक भी और जननांग में भी। जैसे कि जननांग में बच्चेदानी जो उनकी है या गर्भाशय जिसे कहते हैं या योनि मुख है, वो सारे संकुचित हो जाते हैं। जो ड्राइनेस आ जाती है योनि में, उसके कारण वेजिनाइटिस के लिए वो प्रोन हो जाते हैं। और जो मानसिक परिवर्तन है, जैसे बहुत चिड़चिड़ापन आना और नींद ना आना, घबराहट सी होना, बेचैनी रहना, और नाइट अवेकनिंग होती है, जैसे बीच रात में अचानक घबराहट से उठते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो ये सारे चेंजेस उनमें होते हैं। शारीरिक बदलाव, जैसे कि हड्डियों में थोड़ा सुशीरता आ जाती है, खालीपन सा होता है, एस्ट्रोजन की कमी से ये हो रहा है, तो उस कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि इस समय वात दोष का आधिक्य है, तो वात के लिए हमें थोड़ा, जैसे वो जितना ड्राई है उसकी चिकित्सा हमें थोड़ी स्नेह से करनी है। तो जैसे कि शरीर का थोड़ा हम हर समय तेल से स्नेहन करके रखें। तिल तेल आसानी से मिल जाता है, कोई और बाहर से दवा नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तिल तेल हल्का गुनगुना करके पूरे शरीर में एक तरह से मालिश की तरह करना जरूरी है उस समय। और थोड़ा वायु से ज्यादा संपर्क में नहीं आना, क्योंकि हमें पता है कि शरीर में पहले से वात दोष बढ़ा है, तो डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं बैठना, बहुत एसी में नहीं बैठना, ये ध्यान रखना है। जैसे हमारे खान पान में कुछ चीजें हैं जो वातवर्धक होती हैं, जैसे चना है, मटर है, राजमा है, अभी मटर का सीजन है, लोग बहुत ले रहे हैं, तो वो चीजें हमें इस समय अवॉइड करनी है। या फिर अगर हमें शौक है और हम खाते हैं तो उसको कुछ मसाले हैं जैसे हींग वगैरह से उसका छौंक देके फिर उसका सेवन करें। और थोड़ा सा प्राणायाम भी इसमें जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेडिटेशन कर सकते हैं। योग निद्रा एक बहुत अच्छा तरीका है, जो चिंता और जो भय हो रही है इस समय उसको दूर करने के लिए एक मेडिटेशन या योग निद्रा इसमें ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर अग्रवाल की भी राय लेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, उनका सवाल समझ लेते हैं, फिर आपसे मैं लूंगी। हेलो, में आप अनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो,
हेलो, इनसे भी बात नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारी महिलाओं को आप? धन्यवाद। मैं वृद्धावस्था शब्द के इस्तेमाल से सहमत नहीं हूँ, इसको हमें प्रौढ़ावस्था कहना चाहिए। जी जी। और मीनोपॉज आदमियों में भी होता है, उसे एंड्रोपॉज कहते हैं। और ये जैसा अदिति जी शुरू से कह रही हैं, डॉक्टर पांडे भी बता रहे हैं, ये एक परिवर्तन है, इसको कोई नेगेटिव नहीं कहना है। बिल्कुल। और अब विज्ञान ये जानती है कि हम इस सारे परिवर्तन को एक सुखद अनुभव बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र गिनती में बढ़ती है, एज इज ए नंबर, कहते हैं सिर्फ एक गिनती है, आपने मन से नहीं सोचना। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो शरीर की, क्योंकि हम एक्टिव कम हो रहे हैं तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा, हमारे जबड़े और दांत की चबाने की शक्ति कमजोर होती है। तो जैसे अदिति जी ने शुरू में कहा कि बालक बूढ़े एक समान, तो हमें मुलायम खीर हलवा जैसी चीज चबाने ना पड़े, वो अच्छी लगने लगती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोबायोटिक की स्कैफोल्डिंग है फाइबर, वो हम शरीर में नहीं लेते हैं और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करें? तो हमें पता है कि हम चबा नहीं सकते या चबाना नहीं चाहते, सकते हैं, तो हम फाइबर कैसे खाएं? या तो हम सलाद को कस के खा ले, या आज जैसे हरे साग होते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, वो दे आर रिच इन फाइबर, उनको हम कुकिंग करके लोहे की कढ़ाई में और फिर खा लें तो फाइबर भी जाएगा। दही खा लें, प्रोबायोटिक जाएगा। और हम अपनी मसल्स को, हमारे जो हार्मोन्स हैं, चाहे स्त्री में है चाहे आदमी में है, एंड्रोजन आदमी वाले को कहते हैं, स्त्रीजन, ईस्ट्रोजन, उसका शब्द का संस्कृत से ही बना है, स्त्रीजन, ईस्ट्रोजन। तो वो हम हार्मोन्स बना सकते हैं, हमारे हाथ में है अगर हम एक्सरसाइज करें। अब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल टाइप के जर्नल्स में आया कि इंडियन सिविलाइजेशन में चक्की पीसना, कुएं से पानी खींचना, चारा काटना, इसमें मसल्स की काफी एक्सरसाइज होती थी। तो हार्मोन्स शरीर में चलते रहते हैं। तो आजकल यही काम हम जिम में जाके चक्की पीसते हैं या हम कुएं से पानी खींचते हैं, तो हमें मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, एक बड़ी भ्रांति है कि हम खाने के बाद पैदल चलने निकलते हैं, वॉक पे जाएंगे, वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। क्योंकि हमारे शरीर में खून की मात्रा मान लीजिए लिमिटेड है 5.5 लीटर, और भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब हमारे दिमाग को खून चाहिए दिमाग में जाता है, जब हार्ट को चाहिए हार्ट को जाता है, जब भोजन को चाहिए भोजन को जाता है, जब नहाने में हाथ पैर हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जाता है। तो हमें एक्सरसाइज जिससे हार्मोन बनते हैं, वॉकिंग है, वो खाने से पहले करनी है। क्योंकि हम जब हम वॉकिंग करते हैं सारा खून हमारा स्किन में और मसल्स में, मांसपेशियों में, हड्डियों में आ जाता है। खाने के वक्त हमारा सारा खून शांति से पेट में जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं खाने के बाद आराम करो, नहीं तो हार्ट अटैक जो है खाने के बाद होते हैं। क्योंकि हम खाना खा के एक्सरसाइज करेंगे, पेट तो खून मांग ही रहा है, हार्ट को मिलेगा नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा। खाने के बाद हमें नींद आती है क्योंकि खून ज्यादातर पेट में चला गया, ब्रेन में कम गया, तो ब्रेन कहता है आराम करो। हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं, खाना खा के टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। खाना खा के थोड़ा आप 45 मिनट आराम करें और खाने से पहले व्यायाम करें, फाइबर खाएं, दांत मजबूत हैं तो चबा के खाएं, नहीं तो कद्दू कस करके खाएं, बने हुए साग खाएं या इसबगोल दही में डाल के खाएं। बिल्कुल। तो देखिए ये बातें हैं जो हम अगर ध्यान में रखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा बदलाव होगा हमारे जीवन में, सकारात्मक बदलाव हम इसी को कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक मेल आ गई है मेरे पास जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी, और ये सलमा बेग जी ने भेजी है और ये लिखती हैं कि उम्र है मेरी 54 साल, भोपाल में मैं रहती हूँ। इन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ये प्री डायबिटिक हैं। जानना चाहती हैं कि क्या योग या फिर व्यायाम से ये इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं? क्या कहना चाहेंगे? आप योगा एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अग्रवाल। नमस्कार सलमा जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप तो बहुत अभी यंग हैं, मैं 60 साल का होने वाला हूं, तो आप अपने आप को प्राउड ना समझें। और प्री डायबिटिक जो है आपने शब्द यूज किया, बहुत अच्छी बात है। जब परिवार में कोई हिस्ट्री होती है माता पिता वाली साइड, या हमारा वजन अचानक बढ़ता है, या हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है एक्टिविटी, तो ये होता है। तो योगा में इसके लिए स्पेसिफिक योगा तो एक मयूरासन और गौमुख आसन है। मैं नहीं जानता कि आप मयूरासन करने की स्थिति में है या नहीं। अदरवाइज कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से।
इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में बनता है, जो यहाँ होता है स्टमक के खाने की थैली के पीछे जी। तो वो उम्र के साथ साथ वो भी काम करना कम शुरू कर देता है। अगर मोटे हैं तो उसमें फैट जम जाता है, इंसुलिन कम बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे मशीन में अगर हमारे बड़े हड्डियों वाले जॉइंट्स की मसल्स को हम कसरत करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि थोड़े से इंसुलिन से ही हमारे शरीर में डायबिटीज ना हो। भगवान ने ऐसा इंतजाम कर रखा है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, योगा में गौमुख आसन या कोई भी, मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार कर लें आप, या ब्रिस्क वॉकिंग करें, धीरे धीरे नहीं चलना है, फौजी की तरह ब्रिस्क वॉकिंग, ताकि हमारे हिप और शोल्डर हिले तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी हमारे शरीर में। और खाने पीने पे ध्यान रखें, जो जल्दी पचने वाली चीजें हैं वो ना खाएं, प्रोटीन्स खाएं, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, चावल, आलू, चीनी वाली चीजें, चर्बी वाली चीजें, जो भी जानवर से चीजें आती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप टीवी पे देखेंगे जबरदस्ती का इश्तिहार देते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज एन एनिमल प्रोडक्ट, वो जानवर से ही आएगा। तो दूध भी जानवर से आता है। तो जानवर से आने वाली चीजों में फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इन चीजों से बचें। नियमित व्यायाम करें जो आपके शरीर आपको अलाउ करता है, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, चाहे या गौमुख आसन करें, चाहे मयूरासन करें, सब अच्छा है। तो इसमें आदित्य जी मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कई स्टडीज है जिसमें हल्दी और आंवला ये दो का प्रयोग किया है प्री डायबिटिक में, और बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल और उसके जो सिम्टम्स है बाकी जो प्री डायबिटिक में मिलते हैं उन पे भी पूरी तरह से निवारण मतलब देखा गया है। तो मैं चाहूँगी कि अगर वो पॉसिबल है तो वो उसका इस्तेमाल करें। निशा अमल की वटी के रूप में भी मिलता है, लेकिन आप अपनी जांच करा ले और शुगर मतलब एक विशेषज्ञ से मिलकर करें। और दूसरी चीज की टाइम खाने का वो आपको एकदम प्रॉपर रखना है। हर 2 घंटे पे हल्का भोजन, और जैसे सर ने बताया कार्बोहाइड्रेट से एकदम दूर रहना। और मेथी का सेवन मेथी जो है डायबिटीज के लिए सबसे उत्तम है। हमने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में हल्दी के और स्पाइसेस के ऊपर पब्लिश किया है मैंने, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, बिकॉज मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो पुरानी पारंपरिक ज्ञान को नीचे दिखाते हैं कि हमने ये नहीं किया आरसीटी, तो हमने आरसीटी किया है। जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा, हल्दी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब ये बीमारी से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कैंसर से बचाता है। और कोविड में भी हमने देखा है कि हल्दी का इस्तेमाल लोगों ने बहुत ज्यादा किया। लेकिन डायबिटीज के लिए मेथी दाने को भिगो के रख के, चबा के खाएं, पीस के खाएं, पानी पिएं, मेथी का साग खाएं, जैसे भी खाएं। मॉडर्न साइंस भी मेथी दाना, जिसको अंग्रेजी में फेनु, बड़े फैंसी नाम दे देते हैं ना आजकल लोग, ओट ये वो, तो उसको फेनुग्रीक सीड करके वो बेचते हैं। तो वो मेथी आप जैसे भी खाएं, आजकल खूब आ रही है। तो मेथी खा सकते हैं, फेनुग्रीक सीड के नाम से आप अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसका सेवन कीजिए। डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण साबित हो सकता है ये कंट्रोल करने के लिए। इस वक्त अनीता जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल हेलो। आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा हमसे बात कीजिए। मैम, हमारा आँख के नीचे काला हो चुका है। जी। हेलो। आप अपना जी मैम, टीवी ध्यान नहीं है, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका सवाल हम सुन रहे हैं। हेलो। आपकी आंख के नीचे कालापन सा है? जी जी मैम। तो ये कब से समस्या है आपको? जी मैम, ढेर दिन हो गया है। जी डॉक्टर पांडे, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपकी उम्र बता सकते हैं? दोनों आंख के ऊपर और नीचे भी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 30 लगभग है मैम। 30 के लगभग है। तो आप देखिए, इसमें एक तो कारण ये हो सकता है कि अगर ये वर्किंग है और हम कंटिन्यूसली अपने आँख पे हम एक तरह से कंटिन्यूसली कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो उस कारण भी जो आई मसल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस कारण भी हो सकता है। या फिर इनका ये हो सकता है कि विजन में कुछ प्रॉब्लम हो और एक बार इनको किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलके विजन टेस्ट करना चाहिए। पर ये भी एक हो सकता है कि मासिक धर्म की कोई समस्या हो इन्हें, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक धर्म सही से ना हो रहा हो, और जो
मतलब उन महिलाओं में भी मैंने देखा है कि आंखों में कमजोरी और ये सब परेशानियां होती हैं। तो एक चीज ये कर सकते हैं कि खान पान में सुधार करें, और जैसे कहा गया अर्ली मॉर्निंग उठना और रात में जल्दी सोना, और जो मिडनाइट मतलब आप रेस्ट करें। आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए गुलाब जल से आंखों को धोया जा सकता है। त्रिफला को काढ़ा बना के उसको अच्छे से छान कर, मतलब उसमें एक भी कण ना रहे, और उससे थोड़ा सा आई को वॉश किया जा सकता है जी। बाकी आप एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल लें, ये मेरी सलाह रहेगी। बिल्कुल। तो अनीता जी, क्या करना है आपको? हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसे ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि इस ढलती उम्र में कैसे हम स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब जो समय है काफी कम रह गया है। और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए देश के 2 बड़े विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और बता दें आपको, इस वक्त भी एक मेल आ गई है मेरे पास और मैं उसे शामिल करना चाहूंगी। आगरा से राधिका जी ने मेल लिखी है और ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 50 साल है। मैं जानना चाहती हूँ कि गठिया रोग के लिए क्या शतावरी लाभकारी साबित हो सकता है या फिर नहीं? डॉक्टर पांडे क्या कहना चाहेंगे? गठिया रोग में शतावरी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह से वात के कारण गठिया रोग होता है और वो वात शामक है, एक तरह से वो त्रिदोष शामक है और रसायन द्रव्यों में भी उसका नाम है, तो उपयोग किया जा सकता है। पर आपका गठिया रोग क्या कारण से है, मतलब एक होता है कि उम्र से, उनकी उम्र इसमें बताइए 50 साल, हाँ, तो फिर ये हो सकता है कि एक नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम कहते हैं वही है, और उसमें शतावरी का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा, बला, शतावरी, इनको दूध में पकाकर इसका प्रयोग करके एक क्षीर पाक जिसे कहते हैं वो ज़्यादा लाभदायक होगा। और जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोजन की कमी से इस समय जो बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम फाइटोएस्ट्रोजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सौंफ है, जैसे खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ, आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डालिए, उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस आपको मिल जाएगा। या सोयाबीन, हफ्ते में 2 या 3 बार सोयाबीन की सब्जी बना के ले सकते हैं, तो वो भी एस्ट्रोजन कंपोनेंट आपकी बॉडी में देगा, जिससे प्रॉपर कैल्शियम रहेगा और आपके बोन जो हड्डियां हैं वो कमजोर नहीं महसूस होंगे और ताकत रहेगी उसमें। बिल्कुल। तो राधिका जी, आपको हमारे विशेषज्ञ ने पूरी जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से रघुवीर जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। सर, हमारा सवाल था कि 50-55 के बाद क्या पोस्टेड जांच करवाना अनिवार्य होता है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? नमस्कार रघुवीर जी, अनिवार्य कि किसी भी चीज की जांच कराना नहीं होता, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक नियमित रूप से एक चिकित्सक की साल में 1 या 2 बार जाना, और अगर किसी बीमारी की प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है, जैसे हम कहते हैं नेचर, जेनेटिक्स और नर्चर जो हम रोज करते हैं, तो जेनेटिक्स हो गया प्रारब्ध के, हम पैदा उसके साथ हुए हैं, हमारे माता पिता में कोई भी बीमारी थी, हमारे परिवार में माता पिता और दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, भाई बहन,
अगर वो कुछ बीमारियां हैं तो उस रूप में आपको उस बीमारी के संदर्भ में ज्यादा सतर्क रहना है, डॉक्टर के पास जाना है। और 50-55 की उम्र में प्रोस्टेट की जांच कराना है ऐसा नहीं है, अगर आपको लक्षण है तो कराना है। लक्षण उसका पहला होगा कि आपको बार बार जल्दी जल्दी पेशाब आएगा, रात में आपको ये पता चलेगा, दिन में शायद ना पता चले क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है। पेशाब करने के बाद आपको लगेगा मेरे को 10 मिनट बाद फिर दोबारा पेशाब आ रहा है, या आपकी पेशाब की धार जो पहले बहुत दूर तक जाती थी वो उतना दूर नहीं जाएगी, या पेशाब में आपको कोई जलन होगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रारब्ध है, परिवार में शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, आप मोटे हैं, जैसा कि इससे पहले भी गठिया में भी बात हुई थी, अगर हम छोटे टायर पे बड़ी गाड़ी चलाएंगे तो टायर घिसेगा। तो पहले आप ये देखिए आपका टायर, घुटना जोड़ कैसा है, आप कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, और उसके बाद अपना दिमाग बीमारी और डॉक्टर की तरफ लगाएं। सामान्य ज्ञान और सामान्य जीवन शैली को देख के अपनी पारंपरिक विज्ञान को देखें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोई अनिवार्य नहीं होता जांच कराना जब तक कि कोई लक्षण ना हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक मेल और मेरे पास आ गई है, साहिबगंज से जितेंद्र सिंह ने ये मेल भेजी है और ये लिखते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, फैटी लीवर जांच में आया है, इसके लिए क्या इलाज हो सकता है? क्या कहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न विज्ञान दोनों का संयोग अब मॉडर्न विज्ञान भी मानती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि बाउल हमारी अंतड़ी है, इरिटेबल मतलब वो चिड़चिड़ा है, और सिंड्रोम मतलब उससे हमें परेशानी है। बिल्कुल। तो इस पर भी एक नोबेल प्राइज मिला। हमारे विज्ञान में ये पाया कि एक हमारा मस्तिष्क है, दिमाग, नर्वस सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम पेट में है जिसे ENS एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जैसे आपके घर में बिजली की वायरिंग हो रखी है, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो स्पार्किंग होती है। तो जब आप पेट के नर्वस सिस्टम और ब्रेन के नर्वस सिस्टम में मतभेद हो जाए, दोनों के तार आपस में लड़े, तो अंतड़ियां जो गति जैसे मुंह से नीचे मोशन के मूल द्वार की तरफ होनी चाहिए वो बीच में कहीं उल्टी हो जाती है, एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो हमें चीजें ऊपर को आती हैं, डकारें आ रही हैं, बदहजमी लग रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, चाहे उल्टी आए या ना आए, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। और फिर पेट फूलना शुरू हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का टिपिकल फीचर होता है कि पेट का फूलना, गैस का लोग कहते हैं ऊपर चढ़ रही है, और पेट में कंफर्ट ना महसूस करना, खाली पेट या भरे पेट जैसे मर्जी, और थोड़ी सी भी हवा पास हो जाए या मोशन आ जाए तो लगना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हमारी जो अंतड़ी फूड पाइप से लेके नीचे तक का रास्ता 26 फुट का है, उसमें गति वन वे ट्रैफिक होता है। अगर उसमें बीच में कोई एक छोटा रोड आके उल्टी दिशा में चलने लगे या इधर उधर भागने लगे तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो जैसा कि पहले डॉक्टर पांडे ने, अदिति जी ने और सबने बताया कि समय पे भोजन करें, थोड़ा थोड़ा खाना चबा चबा के बार बार खाएं, मुंह बंद करके खाएं, और खुश रहने का प्रयास करें ताकि दिमाग में और पेट के दिमाग में आपस में लड़ाई ना हो। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही सरल भाषा में अब आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे। एक यहाँ पर कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। हेलो अशोक जी। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरा ना गर्दन से और ये जो जो हाथ के बीच में खंडे के ना बीच में ना गर्दन के नीचे दर्द रहता है मैम काफी लंबे समय से। जी, तो ये आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को जयपुर दिखाया था, एक दो डॉक्टर को, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किए तो उन्होंने तो कुछ ऐसा गोली दवाई वगैरह दी थी, 1-2 बार जेल वगैरह दिए थे, तेल वगैरह मालिश के लिए, और कुछ ऐसे बाकी ऐसे गर्दन को हिलाता हूँ या ऐसे खंडों को ऐसे ऐसे करता हूँ ना तो पीछे से काट काट के आवाज आती है, पर रिलीफ नहीं मिला मैम उससे कुछ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? मैं इसमें गर्दन के नीचे अगर कंधे के कहीं भी दर्द होता है तो आपको ये देखना है कि आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी या चीज़ें पकड़ने में मुश्किल या बैठ के उठने में, उठ के चलने में कोई कमजोरी का एहसास होना, तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं है तो वही वाली बात है कि छोटे टायर बड़ी गाड़ी, कहीं आप मोटे तो नहीं हैं, आप ये देखें क्या आपका खान पान ठीक है, उसमें पौष्टिक आहार, सारे विटामिन आ रहे हैं, क्या आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं, विटामिन डी की कमी तो नहीं है,
क्योंकि ये बोन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सूर्य की रोशनी में एक्सपोजर कम हो गया है। पहले कम कपड़े पहन के हम खेतों में काम करते थे, अब हम ज़्यादा कपड़े पहन के एसी में रहते हैं बंद जगह में, तो कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है, और विटामिन डी की कमी है तो फिर उसका चिकित्सक के निरीक्षण में आप उसका इलाज लें, या धूप में रहें, सुबह शाम आधा घंटे कपड़े उतार के मतलब धूप एक्सपोज करें अपने आप को। और अगर नीचे कोई कमजोरी नहीं आती कंधों से तो आप निश्चित रहें। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है या आपके परिवार में कोई हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारियों के वो हैं, तो एक बार दिल की बीमारियों का भी निरीक्षण करा लें, ईसीजी करा लें, क्योंकि हार्ट का दर्द भी कंधे में हो सकता है। लेकिन आपकी बातों से मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं, एक्सरे करा चुके हैं। हालांकि एक्सरे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप खुद सोचें कि इस दर्द से मेरे को शरीर में क्या हो रहा है, और मेरे खाने में क्या है, और मेरे शरीर के अनुपात में, मेरे जोड़ों और शरीर के साइज में क्या अनुपात है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पांडे आपको जोड़ना चाहेंगी जी। इसमें अदिति जी योगा का भी बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल बताएं। जैसे सर ने बताया कि स्वस्थ भोजन तो करना है, पर साथ में हम जैसे अगर कोई और समस्या नहीं है, आप चिकित्सक को दिखा चुके हैं, तो फिर ग्रीवा संचालन, हेड एंड नेक मूवमेंट का एक जो एक्सरसाइज होता है, और एक अंश संचालन जो हम शोल्डर रोटेशन जिसे कहते हैं, वो एक्सरसाइज अगर आप करके देखें, और ऊंची तकिया जो बहुत लगा के हम सोते हैं, या पोस्चर सही नहीं रखना, बैठते समय हम स्ट्रेट नहीं बैठते, हमारे स्पाइन को स्ट्रेट नहीं रखते, तो वो चीज़ों पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। हमारा जो कार्यक्रम है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में मैं दोनों ही विशेषज्ञों से चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को एक संदेश दें। उम्र तो बढ़नी ही है, प्रौढ़ अवस्था जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा आनी ही है, इसके लिए तैयारियां किस तरह से करें, किस तरह से तैयार रहें, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या संदेश देंगे? मैं जो आपने कहा वो कहना चाहूंगा कि आप बच्चा बन के रहिए। जैसे बच्चा खेलता कूदता है, एक्टिव होता है, और वो जब भूख लगती है खाना मांग के खा लेता है, ना भूख को टालता है, ना खाना जबरदस्ती खाता है, शरीर में एक्टिविटी इतनी रखता है कि वो जो खा रहा है वो पचता रहे, और वो खाते वक्त आपकी बात नहीं सुनता है, वो अपना खाने में मग्न होता है, ना मुंह खोलता है, चबा चबा के खाता है। खाना चबा के खाइए, और ताजा बना हुआ खाना खाइए, रखा हुआ खाना मत खाइए, और प्रोबायोटिक और फाइबर की इंटेक अच्छी रखिए, और व्यायाम या उसको योगा का नाम दे दें, या आप उसको अपनी एक्टिविटी कर लें। ऑफिस में लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से चढ़े उतरे, घुटने सही हैं तो, और वो खाने से पहले करने हैं व्यायाम, खाने के बाद आप आराम कीजिए, मस्त रहिए, तो मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर पांडे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि फिर से हमें याद रहे कि वृद्धावस्था या प्रौढ़ अवस्था जैसे सर ने बताया, ये एक स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको बहुत आराम से और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है अगर हम अपना जीवन शैली इंप्रूव करें, अच्छे खान पान का प्रयोग करें, और एक जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि एक पुष्प है या एक फल है, वो एक समय पर आकर अपने आप मतलब सूख जाता है, और या फल है तो वो वृक्ष से गिर जाता है, तो वो भी एक स्वाभाविक परिवर्तन है। उसी तरह महिलाओं के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, उसी तरह ये उनका जो मासिक धर्म है वो अपने आप बंद हो रहा है, और वो एक स्वाभाविक चीज़ है। इसके लिए कई बार महिलाएं परेशान होती हैं कि ऐसे क्यों होने लगा, या हमें और जो घबराहट होती है, तो वो चीज़ आपको एकदम छोड़नी है। एक स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको अच्छे से, अगर आपको चाहिए कि ये समय अच्छे से बीते, तो खान पान एकदम बेहतर रखना है, जैसे हरी सब्जी, दाल, हर तरह का भोजन अपने इसमें रखेंगे, और साथ में योग और प्राणायाम साथ में करेंगे तो बहुत ही आराम से बिता सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अग्रवाल कुछ जोड़ना चाहते हैं? जैसे कि एक कहावत है कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये अपनी छाप बिना कहे छोड़ते हैं। तो प्रौढ़ावस्था की तरफ जो चलन है, ये हमारा ध्येय है, जिसको आप एक उद्देश्य ध्येय मान के चले, उसको नेगेटिविटी ना लाएं कि हमारा ढलान है। ये मतलब अपने आप इसकी खुशबू फैलनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यंगस्टर से, तो यंगस्टर के साथ रहेंगे तो यंग रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कही हैं, और ये तो बात हो गई हमारी हेल्दी एजिंग की। यदि आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तो देखिएगा कि आपका जो वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था है, वो भी बिल्कुल खुशहाल रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे। बिल्कुल, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं, जागरूक किया है उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई हेल्दी एजिंग की। साथ ही आपको बता दें, आपके आभारी हैं हम। पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं। जैसे दिल्ली से प्रभा द्विवेदी ने पूछा है कि उन्हें घबराहट और चक्कर आने की शिकायत रहती है, क्या कर सकती हैं। झांसी से रोहित बंसल ने लिखा है कि उन्हें अक्सर बता दें खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, क्या कर सकते हैं। वहीं लुधियाना से हरप्रीत के गुर्दे में पथरी की समस्या है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे साझा की हैं, जिन्हें हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके समक्ष रखेंगे। समाधान लेकर आपके समक्ष हम हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें, ईमेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो बात हो गई हमारे पते की। अब बारी आती है ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी है swastkisan@gmail.com। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।